कल देर रात एकनाथ शिंदे और रविंद्र चव्हाण के बीच मैराथन बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच करीब 5 घंटे तक मीटिंग चली। दोनों ने निकाय चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर बात की। बीएमसी चुनाव को लेकर बीजेपी शिंदे में 180 सीटों पर सहमति बन गई है, लेकिन 40 सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। अवधेश जी, ये पेच जो है ये कैसे सुलझेगा? नहीं, पेच तो रहेगा थोड़ा। परिणाम ने बता दिया है कि 117 बीजेपी जीत गई थी, 44 जो है 117 बीजेपी जीती थी, तो उसी के आधार पर होगा। और उसमें 53 पद एकनाथ शिंदे को मिला है, एनसीपी को 37 मिला है। नहीं, वो तो पहले हो चुका है। विधानसभा का भी चुनाव सामने आया है, उसमें भी बीजेपी जितने पर लड़ी थी, तो ये इनके यहाँ ना एक अनुपात लगभग तय है। उसमें थोड़े बहुत 2-4-5 सीटों पर हिचक रहती है, वो 40 सीट में भी हो जाएगा, किसके पास कितने जाएगा। लेकिन मूल बात यह है कि जो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे आ रहे हैं, इन्होंने कहा वो बिल्कुल सही है कि भाई उनके क्या उससे कोई अंतर आने वाला है। उद्धव ठाकरे को अभी के जो कितना 9 सीट मिली थी पूरे पार्टी को, एमएनएस कहीं एक सीट नहीं जीत सका कोई नगर अध्यक्ष का, तो अब उनकी हैसियत कहां रह गई है। भाजपा के साथ आने से शिंदे की हैसियत बढ़ गई है, अब उद्धव ठाकरे से ज्यादा मूल शिवसेना उस रूप में लोग उसको देख रहे हैं। तो अब इस समय इनके पास वो कोई चारा नहीं है, बल्कि मेरा अपना मानना है कि इसके 2 परिणाम आए हैं। पहला, महाविकास अघाड़ी का इस चुनाव के साथ महाराष्ट्र में औपचारिक समापन हो गया है। कांग्रेस अलग लड़ने जा रही है पहले से। अब इसके बाद कांग्रेस कह रही है उत्तर प्रदेश में भी लड़ रहे हैं, बाहर से लड़ रहे हैं, तो अब आईएनडीआई का क्या होगा। और दूसरा यह होगा कि इस चुनाव के बाद शिंदे गुट अच्छा करती है तो यह लगभग स्थापित हो जाएगा कि मुंबई का राज, जो अभी तक बाल ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे उनके परिवार माने जाते थे, उनका अंत पूरी तरह हो गया उस परिवार का। ये 2 इसके महत्वपूर्ण परिणाम हमारे सामने। लोकल बॉडी का चुनाव है, इसमें क्या है अवधेश जी, आप देखे ही होंगे सब जो है, अजीत पवार और शरद पवार में भी तालमेल होने जा रहा है। पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में ये तो महायुति है, अजीत पवार और शरद पवार महाविकास अघाड़ी हैं, दोनों लड़ने जा रहे हैं साथ मिलकर के। पुणे में और पिंपरी चिंचवाड़ में बात दोनों की आज ही उनका भी हो सकता है अनाउंस हो जाए। और जो जिस नगर पंचायत और नगर परिषद की बात अवधेश जी कर रहे हैं, उसमें तो एकनाथ शिंदे के लोग शरद पवार के साथ लड़े थे, अजीत पवार के लोग कांग्रेस के साथ लड़े थे। सत्ता के लिए जिसका साथ भाई वो उसके साथ खड़ा हो जाता है। भूल रहे हैं, अब शरद पवार की पार्टी में भी इसकी निराशा बढ़ रही है कि हमारी हैसियत क्या रहने वाली है। ये नहीं बता। अजीत पवार के उधर जाने के बाद तो नहीं, ये बता रहा है कि भविष्य की पॉलिटिक्स महाराष्ट्र की किस दिशा में जाने वाली है। इतना इसका एक और अर्थ ये है। मैं अब जो भविष्य की मुंबई दिखने जा रही है, वहां की डेमोग्राफी से जुड़ी हुई एक खबर है सर, वो रख देती हूँ दर्शकों के सामने। मुंबई में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। ये सनसनीखेज खुलासा देश के प्रतिष्ठित संस्थान टिफ्स यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट में हुआ है। इसके मुताबिक बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण मुंबई का नक्शा बदल रहा है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि मुंबई में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की तादाद इस कदर बढ़ रही है कि 2051 तक शहर की डेमोग्राफी पूरी तरह पलट जाएगी। टिफ्स की रिपोर्ट के मुताबिक साल 1961 में मुंबई में मुस्लिम आबादी महज 60% थी, जो साल 2011 में बढ़कर 21% हो गई। रिपोर्ट ये कहती है कि अगर यही रफ्तार रही तो साल 2051 तक मुंबई की मुस्लिम आबादी 30% तक होगी। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए मुंबई में पैसा कमा रहे हैं, वो इसका बड़ा अंश, बड़ा हिस्सा बांग्लादेश भेज रहे हैं। क्यों एसआईआर जरूरी है, क्यों चिन्हित करना जरूरी है कि कौन इस देश का है, कौन बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, घुसपैठिया है, ऐसी रिपोर्ट्स और चिंता पैदा करती हैं। लेकिन फिर हो सकता है कि कुछ अजीत जी खड़े हो जाए कि ये तो मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, फिर जामिया जेफ इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पैदा कर देंगे कि एट्रॉसिटीज अगेंस्ट माइनॉरिटीज। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और इस रिपोर्ट को, ये आंख खोलने वाली रिपोर्ट है, लेकिन ये अब इस बात को क्या राजनीतिक जो वहाँ के सत्ता में बैठे लोग हैं वो नहीं जानते हैं, या इसके पहले जो सरकार, भाई पिछले 15 साल तक हम कह सकते हैं कि 15 साल लगातार कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी। उसके पहले 5 साल भाजपा शिवसेना की सरकार थी, फिर 15 साल कांग्रेस और एनसीपी की सरकार रही, और उसके बाद पिछले 11 साल से फिर से बीजेपी की सरकार है। वहाँ बीच में 2-2.5 साल छोड़ दें तो फिर कौन रोक रहा है इसको? किसने रोका बीजेपी शिवसेना की सरकार को कि आप इनको आइडेंटिफाई करिए? ये तो हम ये भी नहीं कह सकते ना कि डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर इंटरनल प्रवासन से, इमिग्रेशन से बढ़ रहा है। ये तो घुसपैठिए बताया जा रहा है, सीधे सीधे बांग्लादेश और रोहिंग्या के घुसपैठिए हैं। तो इनको पहचान करके इनको निकालने से सरकार को कौन रोक रहा है? और ये सिर्फ एसआईआर से नहीं पता चलेगा मीनाक्षी, आप समझ लीजिए। ऐसा हो सकता है कि ये लोग वोटर नहीं बने, भाई जो वोटर बनेगा आप एसआईआर में उसी को तो पहचानेंगे, बिल्कुल। जो वोटर नहीं बनेगा उसको कैसे पहचानेंगे?
उसके लिए तो आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको पहचान करना होगा ना। ये जैसे ये पता चला कि रेमिटेंसेज जा रहे हैं बांग्लादेश, तो वो तो प्रॉपर किसी चैनल से जा रहे होंगे ना। आप उस चैनल के जरिए क्यों नहीं पकड़ सकते हैं? SIR का इंतजार करेंगे? ये पूरा फेल्योर है प्रशासन का। और इतना सहज हो गया है, इतना आसान हो गया है मुंबई में बसना, जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। इतने आसान, इतने सहज तरीके से, चूंकि बड़ी बस्तियां हैं, मुस्लिम बस्तियां ऑलरेडी हैं वहाँ, झुग्गियां हैं, उसमें जाकर के आराम से बसते हैं और लोकल लोग प्रोटेक्ट करते हैं, लोकल लोग प्रोटेक्ट करते हैं। बजाबता उसको वहां बसाने के लिए कई बार पकड़ में आए हैं कि लाता है, बसाता है, उनके आधार कार्ड बनवा रहे हैं, बार बार पकड़ में आए हैं। टाटा इंस्टीट्यूट की कोई पहली रिपोर्ट नहीं है, इससे पहले भी आती गई है भाई। अगर 78.11% था, मान लीजिए 2011 की रिपोर्ट, तो ये तो किसी के लिए 21% था। हाँ वही तो, ये तो किसी के लिए मतलब चिंता का विषय होना चाहिए।